गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम थर्मल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि स्टीम कंडेंसर हैं। आपको पता है कि स्टीम जनरेट होती है तो स्टीम अपना यूज़फुल काम करती है, टरबाइन को चलाती है। टरबाइन से बिजली पैदा होती है, उसके बाद स्टीम कहाँ जाती है, दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस स्टीम कंडेंसर। तो ये स्टीम कंडेंसर है क्या? इट इज़ अ डिवाइस इन विच स्टीम इज कंडेंस्ड टू वाटर एट ए प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेयर। नाउ व्हाई दिस इज प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेयर, वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक कंडेंसर एक डिवाइस है या एक बर्तन है जिसमें भाप जो है वो संघनित कंडेंस होती है और भाप द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को पानी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। This condensation can be done by removing heat from exhaust steam using circulating water। जो कूलिंग वाटर होता है उससे इसको संघनित या कंडेंस किया जाता है। तो कंडेंसर में प्रवेश करने वाली भाप कंडेंस पदार्थ के रूप में, कंडेंसेट के रूप में इसे छोड़ती है। तो जो कंडेंसर के अंदर पानी होता है जो उसको ठंडा करता है, तो वो प्रवेश करने के बाद जब बाहर निकलता है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग कंडेंसेशन द वर्किंग सब्सटेंस चेंजेस इट्स फेज फ्रॉम वेपर टू लिक्विड एंड रिजेक्ट्स लेटेंट हीट। जो पानी का एक फेज से दूसरी फेज को चेंज करने का होता है, क्योंकि स्टीम जो होती है वो वेपर फॉर्म में होती है और हम मानते हैं कि टेम्परेचर उनका सेम रहता है और वो अब सिर्फ अपनी लेटेंट हीट देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन आइडियली आदर्श रूप में हम यही मानते हैं कि वो सिर्फ अपना फेज चेंज करने के लिए जितनी हीट उसको लेनी होती है वेपर से लिक्विड चेंज करने के लिए। ना ऐसा होता क्यों है वो हम स्टडी करेंगे। द एग्जॉस्ट प्रेशर इन कंडेंसर इज मेंटेन्ड एट 7 to 8 kPa विच कॉरस्पॉन्ड्स टू कंडेंसेट टेम्परेचर ऑफ नियरली 313 केल्विन। तो लगभग इतने केल्विन, बहुत नीचे, जीरो से भी नीचे टेम्परेचर होता है। तो इतने केपीए पे उसका एग्जॉस्ट प्रेशर मेंटेन किया जाता है। नाउ व्हाई दिस स्टीम इज कंडेंस्ड, क्यों कंडेंस करने की जरूरत है? व्हेन वाटर ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम ए गैस टू लिक्विड, गैस आपको पता है कि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लेते हैं, लेकिन जब उसको लिक्विड में चेंज कर देते हैं द मॉलिक्यूल्स टेक अप सिग्निफिकेंटली लेस एरिया एंड एक्सर्ट फार लेस प्रेशर। तो कम प्रेशर देते हैं, लेकिन अगर वो गैस होगी, एयर होगी, सॉरी स्टीम होगी, तो वो ज़्यादा प्रेशर करेंगे। जब पदार्थ गैस से द्रव में होते हैं चेंज, तो अणु काफ़ी कम क्षेत्र लेते हैं और बहुत कम दबाव भी डालते हैं। अब फंक्शन एक तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके अलावा भी इसके फंक्शन हैं जो एक स्टीम प्लांट के अंदर इसका फंक्शन होता है। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज टू रिड्यूस द टरबाइन एग्जॉस्ट प्रेशर। एग्जॉस्ट प्रेशर एक तरह से बनाए रखता है ताकि स्टीम जो है वो जो बॉयलर से है वो टरबाइन में अपने आप आती रहे, तो एक तरह का एग्जॉस्ट प्रेशर बना के रखता है, सो एज टू इंक्रीज द स्पेसिफिक आउटपुट एंड हेंस इंक्रीज द प्लांट एफिशिएंसी। ऑटोमेटिकली प्लांट एफिशिएंसी, क्योंकि स्टीम खिंचती रहेगी कहाँ से? बॉयलर से टरबाइन, टरबाइन से यहाँ पे जो हमारा ये कंडेंसर है। तो डिक्रीज द स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, तो स्टीम की कंजम्पशन भी कम होती है। टू कंडेंस द एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द टरबाइन एंड रीयूज, रीयूज भी होती है, क्योंकि आपको पता है कि स्टीम जो है वो अच्छी क्वालिटी का पानी होता है। जब उसको कंडेंस कर देते हैं तो ये प्योर फीड वाटर की तरह भी यूज किया जा सकता है बॉयलर में। तो मेकअप वाटर जो है वो कंपनसेट थोड़ा सा बीच में ऐड भी कर दी, क्योंकि बीच में लॉस भी होता है, तो मेकअप वाटर भी ऐड करते हैं। देन इट enables रिमूवल ऑफ एयर एंड अदर नॉन कंडेंसेबल गैसेस फ्रॉम स्टीम। स्टीम के अंदर एयर भी लगी है जो उसकी एफिशिएंसी इस स्टीम प्लांट को कम करती है, तो ये उसको भी हटाती है। हम देखेंगे कैसे हटाते हैं। तो इट इम्प्रूव्स द हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, क्योंकि हीट एयर जो है बैड कंडक्टर है, वो हीट ट्रांसफर को थोड़ा रोकती है। तो एलिमेंट्स अगर देखें, कंडेंसेशन प्लांट यहाँ पे राइट साइड में देखा जा रहा है। कंडेंसर, एयर एक्सट्रैक्शन पंप, क्योंकि एयर को हमने निकालना है, मैंने कहा है अभी। कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, कूलिंग वाटर सर्कुलेटिंग पंप, हॉट वेल, कूलिंग टावर, मेकअप वाटर पंप एंड बॉयलर फीड पंप। अब ये देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कूलिंग वाटर यहाँ से आ रहा है, ऊपर से हमारे ये स्टीम आ रही है जो कंडेंसर के अंदर जा रही है। तो यहाँ से ये कूलिंग वाटर के निकलते हुए ये वाटर आ रहा है और ये पंप इसको खींच के यहाँ पे पॉन्ड के ऊपर भी कर सकता है। इसी तरह से ये क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसेट
कंडेंसेट दोनों चीजों को मिला के होएगा, स्टीम का भी जो पानी बना, और हो सकता है कि अगर उसमें मिक्स हो रहा है नॉर्मल पानी, जो कूलिंग वाटर है वो भी मिक्स हो रहा है, तो कंडेंसेट नीचे चला जाता है, और नीचे जाके ये बॉयलर फीड पंप से फिर वापस बॉयलर में यूज हो जाता है। एयर इसको सक करते हैं, तो यहाँ से एयर एक्सट्रैक्शन पंप एटमॉस्फेयर में ले जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक थर्मल पावर का प्लांट का दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे बॉयलर है, बॉयलर से स्टीम जनरेट होती है, तो बॉयलर में से ऐश निकलती है, जो राख होती है वो बाहर निकाली जाती है। अब इससे इकोनोमाइजर से ये फ्यूल आता है जो बॉयलर होता है, यहाँ से स्टीम आती है, स्टीम जो है टरबाइन को घुमाती है, जिससे कि अल्टरनेटर चलता है और बिजली पैदा होती है। रेड, येलो और ब्लू, ये तीन तरह की बिजली पैदा होती है, तीन फेज पैदा होते हैं। अब इससे कंडेंसेट निकलता है जो बॉयलर फीड पंप है। कूलिंग टॉवर ये साइड में दिखाया गया है, कंडेंसर लेके कंडेंसर से बॉयलर फीड को वापस बॉयलर पे भेजा जाता है। एयर प्री हीटर भी यूज किया जा सकता है, किस लिए कि उसकी बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब ये क्लासिफाई करें तो कैसे होंगे, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्लो। पैरेलल फ्लो, पैरेलल फ्लो मींस कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, जो कूलिंग वाटर भी है और स्टीम भी है वो दोनों एक ही फ्लो में चलेंगे। काउंटर फ्लो, एक साइड में अगर स्टीम आएगी तो दूसरी साइड में पानी उसका कूलिंग वाटर चलेगा। क्रॉस फ्लो मींस एक साइड में उसके 90 डिग्री पे करेगा। अकॉर्डिंग टू कूलिंग एक्शन, जेट के तरीके से, जेट मींस स्प्रे करके पानी चलाया जाए तो जेट के तरीके से। लो लेवल पैरेलल फ्लो आगे देखेंगे, लो लेवल काउंटर फ्लो, हाई लेवल जेट कंडेंसर, इजेक्टर जेट कंडेंसर। सरफेस कंडेंसर में शेल एंड ट्यूब टाइप ही ज्यादा चलते हैं, और एक इवेपोरेटिव टाइप भी होते हैं। शेल एंड ट्यूब में डाउन फ्लो, सेंट्रल फ्लो, इन्वर्टेड फ्लो, ये तीन तरह के होते हैं। एक एक करके डायग्राम से देखेंगे तो वो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। जेट कंडेंसर में क्या होता है, इन जेट कंडेंसर एग्जॉस्ट स्टीम एंड कूलिंग वाटर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो एक और कैटेगरी आ गई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप, कि पानी जो कूलिंग वाटर है और स्टीम दोनों इकट्ठे कांटेक्ट में आते हैं और मिक्सअप हो जाते हैं। दस द फाइनल टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट एंड कूलिंग वाटर लीविंग दैट कंडेंसर इज सेम। दोनों का सेम ही होगा। कंडेंसर, कंडेंसेट मींस जो भाप भाप जो है वो पानी बनी उसको कंडेंसेट कहेंगे, और कूलिंग वाटर दोनों का सेम होगा। ए जेट कंडेंसर इज वेरी सिंपल इन डिजाइन, ये इसकी क्वालिटी है। सस्ते तरीके से कर सकते हैं, चीपली कर सकते हैं, और इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं। बट कंडेंसेट कैन नॉट बी रीयूज्ड इन बॉयलर, बिकॉज इसमें जो हम कूलिंग वाटर यूज करते हैं उसमें डस्ट, ऑयल, मेटल पार्टिकल सब मिल जाते हैं। ये देखिए लो लेवल टाइप है। तो लो लेवल टाइप में क्या है कि इसमें वैक्यूम ज्यादातर 6 kPa तक बनाया जा सकता है। वेट एयर पंप इज यूज टू एक्सट्रैक्ट मिक्सचर, क्योंकि वेट एयर पंप ड्राई एयर पंप नहीं हो सकता, इसमें दोनों चीजें आएंगी, एयर भी आएगा और कंडेंसेट भी आएगा, इसलिए इसको वेट एयर पंप भी यूज किया जाता है। एग्जॉस्ट स्टीम यहाँ से आई, कूलिंग वाटर। अब ये किस तरह का है, ऊपर से एग्जॉस्ट आई, कूलिंग वाटर इधर से आया, तो ये हमारा एक तरह का पैरेलल फ्लो चलेगा, क्योंकि दोनों एक ही साइड में चलेंगे। लो लेवल, लो लेवल मींस कि कम प्रेशर का है, वेट एयर पंप लगाया और कंडेंसेट बाहर निकल गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये बॉयलर फीड पंप है, हॉट हॉट है, ये कूलिंग पॉन्ड है यहाँ पे। अब आप इन दोनों डायग्राम्स को देखिए कि दोनों में फर्क क्या है, कौन सा पैरेलल फ्लो है और कौन सा कॉन्ट्रा फ्लो है। तो यहाँ पे देखिए कि ये हॉट वेल है, यहाँ से ये कूलिंग पॉन्ड में है, कूलिंग पॉन्ड का यहाँ वाटर है, और इधर से स्टीम आई है। इधर से पानी जा रहा है और इधर से स्टीम जा रहा है सामने सामने, और दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो करते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये कूलिंग वाटर है, ये पंप है, ऊपर से आया और इधर से स्टीम आई, और फिर दोनों एक तरफ से चलेंगे। कोई फर्क है दोनों में तो आप जरा उसको डिसाइड कीजिए। लो लेवल टाइप में क्या है, ए पंप फॉर वाटर सप्लाई इज रिक्वायर्ड इफ इट इज लिफ्टेड मोर देन 5.5 मीटर इन हाइट। तो यहाँ पे भी देखिए कूलिंग वाटर इस तरफ से आ रहा है, पंप हमें लगाना हो या ना लगाना हो वो हमें देखना है, डिपेंडिंग अपॉन ये T1 P1 इसके प्रेशर और टेम्परेचर हैं। और यहाँ पे ये करेगा गैस आउटलेट, गैस को हम खींच सकते हैं। इनलेट फ्लो ये इस तरफ है। अब देखिए क्या है, ये नीचे से पानी जा रहा है और सॉरी ऊपर से पानी जा रहा है और नीचे से स्टीम आ रही है। ये जो रेड कलर की दिख रही है ये रेड कलर की हमारी स्टीम है। यहाँ पे हमारा पॉन्ड वगैरह नीचे कूलिंग पॉन्ड वगैरह है वो लगा होता है, और ये करने के बाद जैसे ही उसके ऊपर स्प्रे पड़ता है तो ये दोनों को मिक्स करके कंडेंसेट हम नीचे से निकाल लेते हैं। दिस इज लो लेवल काउंटर फ्लो।
लो लेवल काउंटर फ्लो दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आते हैं, एक नीचे से ऊपर जाता है, एक ऊपर से नीचे आता है। लो लेवल पैरेलल फ्लो, इसमें कोल्ड वेटल यहाँ से आ रहा है और एग्जॉस्ट स्टीम ऊपर से आ रही है। तो ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, स्प्रे होगा, दोनों मिक्स होंगे, कंडेंसेट नीचे जाके यहाँ एक्सट्रैक्शन पंप से लेके हॉट वेल में जाएगा और फिर वापस उसमें निकाल दिया जाएगा। हाई लेवल वाले में देखिए, हाई लेवल क्योंकि हमें ऊपर की तरफ है तो एक सर्कुलेटिंग पंप हमें लगाना पड़ता है। यहाँ पे पंप ऊपर है और उसके बाद स्प्रे करते हुए ये बैफल्स हैं, बैफल्स बीच में छोटी छोटी ट्रे हैं जिनमें छेद हुए हुए हैं, बैफल्स हैं। एयर एक्सट्रैक्शन पंप से उसका वैक्यूम बनाने के लिए हमें एयर निकालनी पड़ती है। एग्जॉस्ट स्टीम यहाँ से आ रही है, ये हो रही है, दोनों कॉन्डेंसेट मिलके नीचे जा रहे हैं। इजेक्टर टाइप थोड़ा स्पेशल होता है। इजेक्टर में अगर देखिए तो नीचे हमारा एक डाइवर्जिंग कोन, ये जो पर्पल कलर का है ये डाइवर्जिंग कोन बना होता है इजेक्टर। तो यहाँ पे जो पानी है, कूलिंग वाटर इधर से है, सॉरी, वाटर ऊपर से आ रहा है और यहाँ से एग्जॉस्ट स्टीम आ रही है, इधर से एग्जॉस्ट स्टीम आ रही है। मोमेंटम ऑफ फ्लो वाटर इज यूज टू रिमूव द मिक्सचर। अब ये मोमेंटम है, पानी तेजी से चल रहा है तो ये जितनी तेजी से चलेगा उतनी तेजी से स्टीम को खींचेगा, उतनी तेजी से स्टीम खींचेगा। तो यहाँ पे जो कोन है ये एक तरह का प्रेशर जो है वो खोल देगा। तो उस वजह से क्या होगा, तेजी से कूलेंट, जितनी तेजी से वो पानी चलेगा उतनी तेजी से स्टीम खिंचती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पे उसकी पंप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, विदाउट द यूज ऑफ एनी एक्सट्रैक्शन पंप। जेट कंडेंसर के एडवांटेज सिंपल है डिज़ाइन में, मैंने कहा सस्ते भी हैं, सिंपल पानी मिक्स कर देना, दैट्स ऑल। लेस फ्लोर एरिया इज रिक्वायर्ड। डिसएडवांटेज क्या है, कंडेंसेट प्योर नहीं है क्योंकि उसमें पानी मिल जाता है, और लो वैक्यूम एफिशिएंसी। जब दोनों मिल जाते हैं तो वैक्यूम कहाँ लूज हो रहा है वो पता नहीं चलता। देन कम्स योर सरफेस कंडेंसर। अब सरफेस कंडेंसर में क्या है, इन सरफेस कंडेंसर द एग्जॉस्ट स्टीम एंड कूलिंग वाटर डू नॉट कम इन फिजिकल कांटेक्ट, आपस में फिजिकल कांटेक्ट नहीं आते। यहाँ देखिए ये ऊपर से एग्जॉस्ट स्टीम आ रही है, इधर से ये पानी जो है वो हमारा चल रहा है। तो पानी हमारा कहाँ से ऐड हो रहा है, ये पानी हमारा कहीं से वाटर, ये आउटलेट जा रहा है, ये इनलेट नीचे से आ रहा है। नीचे से जा रहा है क्यों, क्योंकि वो ठंडा होगा तो जैसे ही गर्म होगा वो ऊपर की तरफ चलेगा। ये यहाँ ऊपर से स्टीम आ रही है, इन पाइपों के थ्रू आपस में दोनों फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आएंगे, लेकिन ये पाइपों में जा रहा है, उसका सरफेस जो है वो स्टीम से कांटेक्ट में जा रहा है। तो ये धीरे धीरे आगे आगे चलता हुआ एक एक साइड में चलता है, फिर दूसरी साइड में चलता है और गर्म होके ऊपर की तरफ निकल जाता है। इसी तरह एग्जॉस्ट स्टीम ऊपर से आती है, जब ठंडी हो जाती है तो कॉन्डेंसेट के रूप में नीचे से निकल जाती है। एयर पंप लगा के हम एयर को भी निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डाउन फ्लो सरफेस कंडक्टेंस। डाउन फ्लो में क्या है, जो स्टीम है वो ऊपर की तरफ चलती है और ये पाइपें जो हैं, हम ऑलरेडी एक्सप्रेट बता चुके हैं कि पानी जो है ये दो फ्लो में ऊपर की तरफ निकलता है, नीचे से चलता है और ऊपर की तरफ निकलता है। सेंट्रल फ्लो में क्या होता है, द स्टीम फ्लोज रेडली इनवर्ड। इस तरह से ये पाइपें जो होती हैं उनके बीच में से निकाल के एयर पंप निकाला जाता है और कंडेंसेट नीचे से निकलता है। तो इस तरह से हम सेंट्रल फ्लो, सेंटर की तरफ फ्लो करती है। इन्वर्टेड फ्लो में जो है हमारा, इन्वर्टेड फ्लो में थोड़ा उल्टा हो जाता है कि द स्टीम एंटर्स एट द बॉटम ऑफ द शेल एंड एयर एक्सट्रैक्शन पंप। अब इसमें अपवर्ड पहले चलती है और उसके बाद बॉटम की तरफ निकलती है, ये इन्वर्टेड फ्लो है। द कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप इज कनेक्टेड एट द बॉटम टू शेल एक्सट्रैक्ट द कंडेंसेट। दैट मीन्स एक बार ऊपर चलती है फिर नीचे की तरफ चलती है। इवेपोरेटिव सरफेस कंडेंसर, अब देखिए इवेपोरेटिव में क्या है, यहाँ पे हम, जहाँ पे हमारे पास पानी की कमी है हम उसको इवेपोरेशन की तरह से करते हैं। दैट मीन्स कि कूलिंग वाटर आया, उसको स्टीम यहाँ पे आई तो कई सारी फिन्स के बीच में उसको रोटेट करके और उनके ऊपर स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने से क्या होता है कि पानी इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन से लेटेंट हीट लेता है तो वो स्टीम को जल्दी ठंडा करता है। तो ये ज़्यादातर वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे कि सप्लाई ऑफ कोल्ड वाटर इज लिमिटेड, वहाँ पे ये यूज होता है। ये देखिए डायग्राम भी बनाया हुआ है हमने कि यहाँ से एयर इन जा रही है, ये ऊपर से हमारा स्प्रे हो रहा है तो ये एयर आउट निकल रही है, और यहाँ पे फ्लूइड इन आ रहा है जो फ्लूइड आउट जा रहा है।
तो दैट मीन्स जो स्टीम है वो इन जा रही है, आउट जा रही है। इस तरह से इवेपोरेटिव सरफेस कंडेंसर होते हैं। एडवांटेज क्या है इसकी? हाई वैक्यूम एफिशिएंसी है, क्योंकि हम एक क्लोज शेल को मेंटेन कर सकते हैं। प्योर कंडेंसेट होता है, मिक्स नहीं होती। लो क्वालिटी कूलिंग वाटर कैन ऑल्सो बी यूज, गंदा पानी है उसको भी यूज कर सकते हैं। इट अलाउज द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम थ्रू ए हाई प्रेशर रेशियो। डिसएडवांटेज, लार्ज अमाउंट ऑफ पानी, पानी चाहिए हमें, वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए। कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी मुश्किल है। कॉस्टली मेंटेनेंस एंड स्किल्ड वर्कर, लार्ज फ्लोर एरिया, देखा है आपने, बहुत प्यारा। तो कुछ कंपैरिजन है, हम बात कर भी चुके हैं कि कूलिंग वाटर और स्टीम मिक्स हो जाते हैं, इसमें मिक्स नहीं होते हैं। इसका स्मॉल फ्लोर एरिया इसका ज़्यादा है। इसके कंडेंसेट यूज नहीं किया जा सकता, इसका यूज किया जा सकता है। मोर पावर इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसको 1 मिनट के लिए रोक के देख सकते हैं आप। वैक्यूम क्या है? वैक्यूम हमने कहा कि when the steam condenses in a closed vessel the vapor phase of working substance changes to liquid phase। लिक्विड में चेंज होता है, thus its specific volume एकदम से रिड्यूस होता है more than 1000 टाइम। due to change in specific volume the absolute pressure in condenser falls below atmospheric pressure and a high vacuum is created। बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। This minimum pressure that can be attained depends on the temperature of condensate and air present in the condenser। अब हम मानते हैं कि जितना ज्यादा वो ठंडा होगा उतना उसका प्रेशर कम होगा। अब अगर उसका प्रेशर हम बिलो एटमोसफियर नहीं जाता, तो इसका मतलब कहीं नहीं उसकी जो ठंडक है वो कम हो रही है। दस एब्सोल्यूट प्रेशर इन द कंडेंसर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम गेज प्रेशर। तो इसका ऑटोमेटिकली अगर वो ठंडी हो रही है तो उसका प्रेशर वैक्यूम प्रेशर बनना चाहिए। तो वैक्यूम एफिशिएंसी क्या है? इट डिस्क्राइब्स द डिग्री और कंप्लीटनेस obtained in the during required the vacuum in the condenser। It can be expressed actual vacuum but a ideal vacuum। Actual vacuum recorded by the gauge but a barometric pressure minus absorbed pressure by the steam। जो उसने स्टीम ने अटेन किया है, एब्जॉर्ब मीन्स जो स्टीम ने अटेन किया है वो वाला प्रेशर। तो थोड़ा सा वैक्यूम एफिशिएंसी मीन एक्चुअल वैक्यूम जो होना होना चाहिए, लेकिन स्टीम ने कुछ और किया है, तो दोनों का जो रेशो होगा तो वो एक से कम मिलेगी हमें। अब सोर्सेज क्या है एयर के? द एम्बियंट एयर लीक्स इनटू द चैम्बर एट द जॉइंट ग्लैंड्स, जहाँ पे भी वो लीकेज की जगह मिलती है वहां से वो लीक करती है। अनदर सोर्स ऑफ एयर इज डिजॉल्व्ड एयर विद फीड वाटर। द डिजॉल्व्ड एयर जो पानी में एयर होती है वो स्टीम के साथ ट्रेवल करके वो एयर को बना देती है। नाउ इसके इफेक्ट क्या होते हैं? मैंने बताया एयर जो है वो आपकी एक तो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो हीट ट्रांसफर को रोक देती है। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी पुअर है। द प्रेजेंस ऑफ एयर लोअर्स वैक्यूम इन द कंडेंसर, thus back pressure of plant increases and consequently the work output also decreases। Third is the presence of air causes corrosion, that means the life of condenser is reduced। तो कंडेंसर की एफिशिएंसी क्या होगी? हम देखते हैं, हमने आइडियली तो कहा है कि लेटेंट हीट ही डिसिपेट करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम मानते हैं कि जितना पानी का टेम्परेचर आ रहा है उसका उतना ही स्टीम जो कंडेंस हो गई है, पानी बन गया, उतना ही टेम्परेचर हो जाना चाहिए। सपोज पानी आ रहा है 20 डिग्री पे, तो स्टीम भी 20 डिग्री पे ठंडी होकर पानी बन जाने, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो 20 का टेम्परेचर लेता है। तो कंडेंसर एफिशिएंसी वही बनती है हमारी T2 minus T1 but T3 minus T1, where T1 and T2 are the cooling water inlet and outer inlet temperature and T3 is the saturation temperature corresponding to the pressure of condense। जो T3 saturation temperature है वो वाला हम ये steam table से ले सकते हैं, तो ये इसकी condenser efficiency बनेगी। So that is all for today। Thank you very much।